Welcome to Lucknow Public Schools and Colleges presents The Mythbuster, powered by Creative Learning Academy. In the previous episode, we discussed about immunity, vaccination, and its emergency use. So friends, today we'll discuss about what changes have we gone through over the period of last 1 year. So stay tuned and keep watching. Welcome back, Dr. Saab. First of all, I would like to thank you from the bottom of my heart that because of the information that you are sharing, all our viewers and the entire LPS family is benefiting a lot from it. So in the previous episode, as we discussed about the immunity, the virus, and obviously in this episode as well, we'll be continuing on that. So adding to that, so immunity has become a new name of survival. Right. Of nowadays, right? True. And you have detailed us about the commonly used don'ts in our society in the previous episode. Right. But few things I wish to share in this episode is of virus and immunity, which is about the most talked topic in the previous COVID-19 times, which was the herd immunity. But this has been forgotten in this COVID-19 times. So please enlighten us about that. Okay. So Harshit, very well chosen topic, the good topic. Thank you. मैं आप सबको एक बात रिक्वेस्टफुली बताना चाहूँगा. हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन. हमने अपनी जो जैसे बचपना जिसे कहते हैं, जैसे बच्चा, जैसे मान लेते हैं एक 10 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है और एक 15 साल का बच्चा है, एक इन्फेंट है कोई. आप उसके पास क्यों रहना चाहते हैं? जैसे आप जितने छोटी उम्र के खुद हैं, आप उस रेफरेंस में सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं. फिर इसीलिए कहते हैं दादा का कॉम्बिनेशन बढ़िया किसके साथ बनता है? पोते के साथ बनता है. मतलब ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, इनका डेडली कॉम्बिनेशन होता है. खुश रहते हैं दोनों, कोई फ्रिक्शन नहीं होता. जो पिता के लेवल की चीज है वो अपने नवजात बच्चे के साथ बहुत खुश है, या वो तब तक बहुत खुश है जब तक वो बिल्कुल उससे बहस करने के मूड में नहीं है. लेकिन आप देखिए कि सबको ये बात पता है, क्या कोई इसको समझने की कोशिश कर रहा है? समझने की जरूरत ही नहीं है. जो जिसके साथ खुश अपना काम चल रहा है. हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को इतना समझना चाह रहे हैं कि वो इतनी कॉमन सी चीज हो जा रही है कि उसके प्रति हमारी वैल्यू खो जा रही है. इम्यूनिटी जो शब्द अभी आपने इस्तेमाल किया कि इम्यूनिटी हैज बिकम अ न्यू सर्वाइवल नाउ, नेम ऑफ सर्वाइवल नाउडेज, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन ये इतनी, अब हमने इसको इतना सिंपल बना दिया इस टर्म को, हमने मतलब आजकल इतना सिंपल बना दिया गया कि इम्यूनिटी, हाँ तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर है, हाँ तुम्हारी, मतलब लोग आपस में ऐसे बात करते, तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर है. कभी आपने बचपन में ये सब बातें करी किसी से? नहीं सर. दिस इज रियली रेडिकुलस. ये शो को मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ. मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि इससे पहले या एक दशक पहले बस सर्वाइवल का या नॉन सर्वाइवल का एक पैमाना होता था कि भैया वो हेल्दी हैं और वो हेल्दी नहीं है, या वो हेल्दी हैं और वो बीमार हैं. हम लोग जब छोटे थे, आज से करीब 30-35 साल पहले, बहुत छोटे थे, तो बातें किस तरह से आती थी, हम लोग सुनते थे लोगों को बात करते हुए. जैसे हम लोग नाना जी के यहाँ गए तो क्या बात थी, भाई ऐसा है कि वो लोग नहीं रहे. क्या था? अरे बहुत अच्छा हुआ नहीं रहे, बहुत दिनों से बीमार थे और उनको मुक्ति मिली. मतलब लोग कहते थे उन्होंने बीमारी में इतने कष्ट सह लिए कि उनको मुक्ति मिली. मतलब पहले होता था कि भी नहीं रहने का, इस दुनिया को छोड़ने का या सरवाइव ना कर पाने का एक कॉमन जो फेज होता था वो ये होता था कि बहुत दिनों से बीमार थे जी. तो 2 ही शब्द इस्तेमाल होते थे. तो स्वास्थ्य जो है वो देखने से पता चल जाता था कि आदमी स्वस्थ है. अब ये कैसे पता चलता था? ऐसे तो देखने में हम भी स्वस्थ लग रहे हैं और लोग भी स्वस्थ लग रहे हैं. तो असल में जब तक भारत में हम लोग एक ऐसी प्रैक्टिस में जहाँ पे गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस, ये मेरा बड़ा फेवरेट टर्म है, ये जो गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं ये हमें पता ही नहीं है, ना हमें आदत इनको करने की. तो होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम हेल्दी हैं या हेल्दी दिख रहे हैं? तो पहले अगर आप देखें 30-40 साल पहले या 50 साल पहले, आप सब्जी खरीदने जाते थे मंडियों में और बड़े कॉमनली लोग पैदल ही चले जाया करते थे. अब आप 5 किलोमीटर पैदल गए सब्जी खरीदने, फिर 1-1.5 घंटा वहाँ सब्जी खरीदी और फिर कम से कम 20 किलो का भार लाद के आप पैदल घर चला रहे हैं 5 किलोमीटर. और पहले सब्जी खरीदना एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, बड़ा इवेंटफुल काम था. बच्चे भी जा रहे हैं,
ग्रैंडसन्स भी जा रहे हैं, मोहल्ले से एक आध लोग मिल गए, बड़ा जॉयफुल इवेंट हुआ करता था सब्जी खरीदना। अब आप बताइए, आप सब्जी खरीद के 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, हम कह रहे हैं 4 किलोमीटर, 2 गए 2 आए, इससे भाई बस्तियां दूर रहा करती थी, मंडियां बट नेचुरल दूर रहेगी उससे। तो अगर आप 4 किलोमीटर भी केवल सब्जी खरीदने के लिए चल गए हर 2 दिन में, तो क्या कोई शेख ही मारता था कि हम डेली देखो 2000 स्टेप चल रहे हैं, 5000 स्टेप चल रहे हैं। अब आज देख क्या है भाई, देखो हाँ हमारी घड़ी बता रही है हम इतना चल रही। तो मैं इस आपके टॉक शो के माध्यम से पहले थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि हम शायद रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं। हम एक इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी की बजाय खुद ही एक इन्फॉर्मेटिक्स हुए जा रहे हैं। इतनी जानकारी इकट्ठा कर ली कि सब कुछ पता है और सब कुछ अब कॉमन सा है हमारे लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू लेस हमने उसको बना दिया है। तो ये बात सच है कि आज के टाइम में इम्यूनिटी ही एक सर्वाइवल का दूसरा नाम है, लेकिन मुख्य जो मूल रूप है सर्वाइवल का, जो जीवित रहने का और सही से जीवित रहने का जो मुख्य शब्द था, वो आज भी स्वास्थ्य ही है। अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो हम जीवित रहेंगे, हम बीमार हैं हम जीवित नहीं रहेंगे। ठीक, ये बात आप समझ गए? जी हाँ सर। आज भी देख लीजिए कि जो ये टॉक शो अभी कोविड-19 और उसके कॉम्प्लिकेशंस और उससे संबंधित चीज़ों पर केंद्रित है, उसमें एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। उसमें कहा जाता है कि आप जिसको भी कोविड-19 पॉजिटिव आया है, जो व्यक्ति भी नया संक्रमित है कोविड-19 से, वो अपने आप को दिन में 4-5 बार बिस्तर से उठे। वैसे तो उसके लिए आराम ही एडवाइजेबल है कि जितना ज़्यादा वो आराम कर सके, लेकिन एडवाइजेबल क्या है कि वो 4-5 बार अपने दिन में बिस्तर से उठे और 6 मिनट चलने की कोशिश करे। अगर वो 6 मिनट चलता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 2% से ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा उस संक्रमण को बहुत हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। यानी फिर से स्वास्थ्य का पैमाना इस कोविड-19 में भी क्या आया, 6 मिनट वॉक टेस्ट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसकी शेख ही तो मार सकते हैं। देखो हमारे 10,000 स्टेप हो गए हमारे। अरे आपको पता नहीं है 10,000 जो 10,000 स्टेप्स था, अभी हमारी 2 साल पहले ICNU की कॉन्फ्रेंस थी, अपोलो की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है क्लिनिकल न्यूट्रिशन की, उसमें आया कि भाई ये तो बनाया गया था एथलीट्स के लिए कि अगर वो कुछ ना करें तो इतना तो कर ही लें, मतलब जब वो आराम करें तो इतना चलें। और इसको हम लोगों ने अपना डेली डे टू डे वर्क बना लिया, उसको लेके भी प्रेशराइज रहते हैं। वी आर सो मच प्रेशराइज कि आज हम चल नहीं पाए। अरे चलना तो तुम्हें डेली वैसे ही है भाई, तुम अपनी कार क्यों नहीं साफ कर सकते? तुम गाना लगा लो और तुम नहीं वॉक कर पा रहे हो, नहीं बाहर जा, कार साफ कर लो। लेकिन नहीं, कार साफ करने के लिए 500, 600, 1000 रुपये में लोग आजकल किसी लड़के को एंगेज कर लेते हैं, बड़ा खुश महसूस करते हैं कि हम नौकर नहीं हैं। तो पैमाने सारे बदल से गए हैं। मतलब ओवरऑल मैंने, क्योंकि आपने ब्रीफिंग दी मुझे जी हाँ प्रोग्राम की शुरुआत में, तो मैं उस ब्रीफिंग को पहले डिटेल कर दिया कि हम इतना ज़्यादा हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटिव बना दिया है और कॉम्प्लिकेशन के साथ चीज़ों को इतना सिंपल बना दिया है बात कर करके। हर जगह वही बात हो रही है। दिस इज द ये कहने के पीछे मेरा क्या लॉजिक है, हम लोग नेचुरल और नॉर्मल के बीच के फ़र्क को भूल गए। जो बात वहाँ हो रही है वही बात यहाँ हो रही है, वही बात अस्पताल के अंदर हो रही है, वही अस्पताल के बाहर हो रही है, वही ड्रग स्टोर पे हो रही है, वही टीवी पे हो रही है, वही हम कर रहे हैं। इतनी जनरलाइज हो गई कि वो नॉर्मल हो गई और कोई भी नॉर्मल चीज़ बिकती नहीं है, उसको वैल्यू तो नहीं मिलती। अर्षित आप मानते कि नहीं मानते? जी हाँ सर। जब तक आप एक्सक्लूसिव नहीं है तब तक कोई बातें नहीं है। और यही चाहत, इसी एक्सक्लूसिविटी की चाहत ने आज लोगों को रूमर्स फैलाने के लिए, पहले भी रूमर्स फैलती थी। पहले क्लास में बच्चा होता था, लोग कहते थे भैया उससे बात ना करो, पता नहीं इतनी सी बात को तिल का ताड़ बता के बताता है। तो यानी हर क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो रूमर वाला एक आदमी होता था, पहचान जा सकते थे। अब हर आदमी रूमर फैला रहा है। तुमको पता है? नहीं हमको नहीं पता। और तुमको पता है ये हुआ है। हेल्थ के मामले में तो कम से कम ऐसा ना करें। तो आप पहली बात तो ये क्लैरिफाई कर दिया मैंने। बिल्कुल सर। सो इम्यूनिटी बट नेचुरल है कि सर्वाइवल के एक टॉपिक है, लेकिन इम्यूनिटी क्या कहीं बाजार में मिलती है जो आप 2 रुपये किलो या 200 रुपये किलो या 2000 रुपये खरीद लेंगे? अरे हेल्दी बॉडी में ही तो इम्यूनिटी होगी, और कहाँ होगी? सो हम हर्ड इम्यूनिटी को कवर कर रहे हैं अभी, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सब भूल जाइए। बेसिक गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस याद रखिए, जो प्रतिदिन आपको हेल्दी रहने की चीज़ें करनी उनको याद रखिए और हेल्दी रहने की कोशिश करिए। संक्रमण में कोई भी व्यक्ति हेल्दी नहीं रह सकता। संक्रमण नाम ही इसका है कि आपकी हेल्थ को खराब करने आया है, लेकिन पहले से ही हेल्थ खराब है तो खराब हेल्थ अब खराब और खराब हो जाएगी, मर जाएंगे हम लोग। तो अगर पहले से हम हेल्दी हैं, पहले से हमने अपने आप को सुरक्षित रखा है, डे टू डे अच्छी बातें करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को रखने के लिए ठीक काम करते हैं, तो हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो ये तो बात होगी। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड का मतलब हो गया झुंड। जैसे
जो है एक हम लोग पहले फिर वही बचपन की बातें चल रही हैं, तो पहले क्या होता था, ग्वाले होते थे, वो पूरे इलाके की गायों को चराने जाते थे। तो कुछ गाय आगे चलती थी, हमेशा डेली आगे चल रही हैं, कुछ बीच में चलती थी, तो बीच में गाय चलते चलते सोती भी रहती थी। वो इधर उधर की ठोकर से चलती रहती थी। इसके ऊपर 12th स्टैंडर्ड में NCERT की जो बुक है उसमें कोई पोयम भी दी हुई है, मैं कभी नाम अगर यार रेफरेंस में आएगा तो बताऊंगा। उसमें था कि कई जानवर ऐसे थे, जब क्लैरियन बजा तो लोग जानवर अपना चलने लगे और इसी तरीके से चलने लगे। कुछ सोए सोए से जानवर हैं, वो झुंड में चल रहे हैं, मतलब उनको झुंड में होने का लाभ मिल गया, उनको बहुत समझना नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो झुंड में क्या होता है कि जो आगे और पीछे और जो झुंड बनाने की जो आउटलाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आउटलाइन ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, कोई जानवर जो सबसे किनारे वाले जानवर चल रहे हैं, कोई उनको तोड़ के जानवर बाहर नहीं चला जाए। तो झुंड की एक अपनी अलग मैकेनिज्म है, वो उस हिसाब से काम करता है। अब देखिए, कई लोग हो सकता है कि जब मैं बात खत्म करूं और वो देखें तो कहो झुंड की मैकेनिज्म टाइप कर लें गूगल पे, बिल्कुल उसी में घुस जाएं। तो ये भी एक स्ट्रेस ना करिए ऐसा, इसको समझने की कोशिश करिए, जिए, इसको जीना शुरू करिए इस इंफॉर्मेशन को। तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जब कोई चीज़ प्रैक्टिस हो जाती है तो बीच के लोगों को कुछ फ़ायदा मिल जाता है, बिना कुछ जाने समझे, बिना कोई रूल अप्लाई हुए ना हुए। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार दुनिया में लगभग 1930 के दशक में सामने आया, MMR के चक्कर में। ठीक है, मीजल मम्स एंड रूबेला का जब आउटब्रेक, और एक तरीके से वो पैंडेमिक के तरीके से ही हमेशा चलती थी। हर साल भारत में भी पता नहीं कितने बच्चे नहीं रहते थे, कई बड़े लोगों को हो जाता था। तो उस समय ये देखा गया कि कुछ इलाकों में जहाँ पर इसकी अति हो गई, कोई घर बचा ही नहीं और कई टर्म तक नहीं बचा, तो उसके बाद ये बीमारी होना बंद हो गई वहाँ से। तो लगा यार ये क्या वो वायरस खत्म हो गया है? नहीं, वायरस तो है भी, तो वहाँ क्यों नहीं है? तो पता लगा कि वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं इस वायरस के खिलाफ कि जब वो वायरस उनमें से भाई जैसे मान लेते हैं 100 लोगों की आबादी में 90 लोगों को एक वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन मिल चुका, उनके अंदर एंटीबॉडी है। तो और दोबारा जब वो बीमारी पनपी, आउटब्रेक हुआ, फिर से उसका जैसे लहर आई, दूसरी लहर, तो जैसे वो लहर आई फिर से उस वायरस की, तो 90% लोगों में जिनके अंदर उस वायरस के प्रति लड़ने की क्षमता है, उन्हीं में वायरस फिर हिट किया, तो वो वायरस फैल नहीं पाया। तो जब वो फैला ही नहीं तो जो 10-12 बचे थे वो बचे रह गए, उनमें हुए ही नहीं। समझ आ गया ना, ये कोई कॉम्प्लिकेटिव बात तो नहीं है। तो हर्ड इम्यूनिटी इज दिस इम्यूनिटी। अब हर्ड इम्यूनिटी दो तरह से फैल सकती है, या तो आप सबको वैक्सीनेट कर डालिए, जो हम लोगों ने पहले एपिसोड में कवर किया, फिर कवर किया, उसके पहले भी और आज फिर। ये मैं बात कर रहा हूँ, ना मैं इसकी वकालत कर रहा हूँ, ना मैं इसके खिलाफ हूँ। जो राज्य को सही लगेगा वो स्टेप उठाए जाएंगे, है ना। तो अब जैसे पूरी दुनिया वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन में आपके शरीर में एंटीबॉडीज विकसित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। और या तो सब इन्फेक्टेड हो जाएं, सब में कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाए, तो भाई सब में अगर कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाएगा तो सर्वाइवल रेट बट नेचुरली कम होगा, जैसे पहले महामारी है वैसे ये महामारी। तो कुल मिला के अगर ये महामारी की कई लहरें आती हैं तो घूम फिर के कई लोग जो पिछली लहर में पॉजिटिव हुए, उनमें से कुछ ही लोग इस लहर में पॉजिटिव हुए हैं, सारे नहीं हुए। इस लहर में नए पॉजिटिव हुए तो फिर अब जो पुराने वाले बचे कुछ, अब जब भगवान ना करे अगली कोई लहर आ जाए तो उसमें ये और वो बच जाएंगे, फिर कुछ पॉजिटिव, ऐसा करते करते कई बार जब हो जाएगा तो कुछ में जो बच जाएंगे उनको हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल मतलब प्रोटेक्टिव थे। तो जब भी अब नई लहर आएगी तो आदमी को तो हिट करेगी, अब पता लगा उस आदमी को हो चुका है पहले तो उसमें बड़ा गया ही नहीं, फिर दूसरे को हिट किया तो उसमें भी हो चुका था, तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को हो चुका है, तो फिर वो वायरस आउटब्रेक यानी कि फैला नहीं। तो जब फैला ही नहीं तो कुछ जो पहले बचे थे वो बाद में बचे रह गए। तो दिस इज हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन इसके विकास की हम ना कोशिश करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके विकास बड़ा मुश्किल है और जानलेवा भी है। भाई इतने बार हमें कोविड फैलाना पड़ेगा, कोविड-19 इन्फेक्शन कराना पड़ेगा, इतनी लहरें करानी पड़ेंगी, तब जाके वो हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो वो जानलेवा सीन है, तो वो ना हो तो बेहतर है। और या इतने ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाए, जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी ही सबको वैक्सीनेशन हो जाए और सब लोग करा भी लें कि उनमें हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाए। तो होपफुली सर, बट इसमें ये बताइए कि अगर हर्ड इम्यूनिटी का बहुत ही अच्छा आपने हम लोग एक्सप्लेन किया, बट
एंटीबॉडीज ये क्या कर रही हैं एग्जैक्टली? ये बन रही हैं तो ये हमको बचा ले रही हैं, वायरस से लड़ रही हैं, एग्जैक्टली क्या कर रही हैं? देखिए क्या होता है कि टीटी जब ट्रेन में चलता है तो वो कहता है, जैसे उससे कभी बात करिए कि तुमने कैसे पहचाना कि इस लड़के के पास टिकट नहीं है, तो कहता है अरे वो पता चल जाता है। सुना होगा आपने, स्मार्ट होते हैं वो, स्मार्ट हो जाता है, मतलब उनको अनुभव हो जाता है। बिल्कुल। उसी तरह से क्या होता है कि जब जो वायरस होते हैं, ये वायरस वैक्सीन के थ्रू हमारे शरीर में डाल करके या प्राकृतिक रूप से जब हम किसी वायरस से संक्रमित होते हैं तब हमारी बॉडी पहली बार उस वायरस के संक्रमण में आती है। हमारी बॉडी पहली बार उस वायरस को देखती है, अच्छा, पहचानती है। अच्छा, ठीक है जी। तो जो डिजीज कॉजिंग वायरस होता है, जो संक्रमण फैलाने वाला वायरस होता है, इसको आमतौर पे एंटीजन भी कहते हैं। तो इसीलिए आपने सुना होगा कोविड-19 में एंटीजन टेस्ट किट आई थी, एंटीजन टेस्ट किट। कोविड-19 टेस्ट किट नहीं थी वो, उसका कॉमन नेम क्या था, मेडिकल नेम एंटीजन टेस्ट किट। एंटीजन टेस्ट कराया है हमने, सुना होगा आपने। तो जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर है वो उसको हम एंटीजन कह रहे हैं, वो अंदर गया। एंटीजन को जैसे ही हमारा शरीर पहली बार देखता है तो उसे लड़ाई शुरू, पहले तो पहचानेगा कि ये कौन आया भी कि कोई नहीं आया। तो बहुत देर तक जब तक वो अपने को मैग्नीफाई नहीं कर लेता, मल्टीपल टाइम बढ़ा नहीं लेता, तब तक तो बॉडी उसको वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू नहीं करता। वो पहले खुद को सक्षम बनाता है कि अब हम प्रभाव डालेंगे तब ठीक रहेगा। तो जब तक वो प्रभाव डालता है, या तो उसके पहले किसी की इम्यूनिटी, फिर से वही बात, किसी कोई बहुत साउंड हेल्थ का मालिक है तो वो इन्फेक्टेड हो गया। इन्फेक्टेड होते हुए उसके शरीर ने लोकेट कर लिया कि भाई ऐसा है कि वायरस है। तो किसी किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन के टच में आते ही बुखार या कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे, तो शरीर उससे लड़ाई शुरू कर दे रहा है। कुछ लोगों को क्लासिक 6 दिन 7 दिन का जो उसका टाइम है, इंक्यूबेशन पीरियड, वो टाइम लगता है जब तक वो विकसित ना हो जाए, खुद को तैयार ना कर ले वायरस के, हम हमला करेंगे पूरी तरह से। तो उस स्थिति में जब शरीर आपका उस एंटीजन को पहचानता है तो अब उसके खिलाफ अपनी एक सेना तैयार करता है, शरीर खुद। तो दोज बॉडीज नोन एज एंटीबॉडी। एंटीजन के खिलाफ जो बॉडी लड़ेगी दैट इज एंटीबॉडी। ओके, ठीक है जी। तो ये हर आप जब भी किसी संक्रमण से ग्रसित होते हैं, हमेशा एंटीबॉडी ही आपको बचाती है, कोई दूसरी चीज नहीं बचाती आपको। ओके, ठीक है, तो एंटीबॉडी क्लैरिफाई हो गया, हर्ड इम्यूनिटी क्लैरिफाई हो गया। तो मेरे कहना चाह रहा हूँ कि इसको सिंपल रखे, एंटीबॉडी हमें इन्फेक्शन से बचाती है और हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने में समय लगता है, जैसे हर महामारी। ठीक है, एमएमआर के लिए एंटीबॉडी, एमएमआर के लिए बिल्कुल सही कहा गया कि एमएमआर के लिए हम हर्ड इम्यूनिटी में चले गए। क्या अब एमएमआर नहीं होता? एमएमआर क्या मतलब वो वायरस ही खत्म हो गया? नहीं, हमने उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी विकसित कर ली है। होता भी है तो हमारे पास उसकी एंटीबॉडी है, या जब मेरे पास एंटीबॉडी है, उसने मुझे हिट किया, हुआ नहीं, आपको हिट किया, आपके पास भी एंटीबॉडी, तो वो आउटब्रेक वो फैल नहीं पाता, आता है फैल नहीं पाता। सर, तो जब इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, और हम वैक्सीनेशन नहीं, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही, मैं नहीं कह रहा ऐसा। हर्ड इम्यूनिटी आने में कई लहर आनी पड़ेंगी, ओके, तब तो हर्ड इम्यूनिटी आएगी। मतलब आपकी आबादी, जो आबादी है उसका 70-80% जब प्रभावित हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा या वैक्सीनेटेड हो जाएगा, उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी विकसित होनी शुरू होगी। मैंने क्या कहा, ज्यादातर मतलब किनारे की पूरी रेखा, आगे की पीछे की सब वैक्सीनेट हो जाए, या उसके अंदर नेचुरली कोविड-19 इन्फेक्शन से वो ठीक हो चुके हैं। ओके। तो जो थोड़े से लोग बचेंगे, 10, 12, 15 लोग, उनको संक्रमण नहीं होगा, उनको हर्ड इम्यूनिटी का लाभ मिलेगा। ओके सर, तो ये बताइए, अच्छा, कि क्या कोविड-19 किसी घाव से भी फैल सकता है? आई मीन अ वुंड और समथिंग? देखिए, कोविड-19 वायरस जो है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है। अभी तक इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोई मतलब स्टडी में नहीं आया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। ओके। ओपन विंड जो है, जो खुला घाव है, वो बेसिकली एक तरह का ब्लड ट्रांसमिशन है। जैसे कोई चीज़ उसमें अगर आएगी, वायरस, बैक्टीरिया जो खुले घाव में आएगा, वो कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ही बॉडी के अंदर जाएगा। उसके थ्रू अभी तक इसके फैलने की कोई संभावना या कोई केस ऐसा नहीं आया। ओके सर, इज एक्सरसाइज एनी वे हेल्पफुल
in fighting this virus or? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले सवाल के जवाब में कहा कि एक हेल्दी बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड इम्यूनिटी। बिल्कुल। तो एक्सरसाइज अगर आप जो एडवाइज्ड एक्सरसाइज है, जो आपको एडवाइस की गई हो, या एडवाइजेबल पीस ऑफ एक्सरसाइज आपके पास है, जो किसी से आपने समझा कि भाई आपके बॉडी के लिए ये एक्सरसाइज ठीक है, वो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, मॉडरेशन में करते हैं, उसकी अति नहीं कर देते हैं फिर से कि आप स्टेरॉइड ले लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं पता चला, तो इन दैट केस एक्सरसाइज इज 100% हेल्पफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मेक योर बॉडी हेल्दी, बट ऑफ कोर्स एक्सरसाइज से आपके लंग्स अचीव इट्स फुल कैपेसिटी टू इनहेल, होल्ड द ब्रीथ एंड ऑल, एंड this is very helpful building immunity also. Right, sir. Yes. So understanding this virus, and we are trying to get into the real crux of everything. Please. And in a very generalized way. Right. So, is like corona is a communicable disease. Okay. Right. So is black fungus also communicable? कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में आप ऐसे समझिए कि जो चीज़ कम्युनिकेट हो सके, यहाँ से वहाँ जा सके, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जो चीज़ यहाँ से वहाँ ना जा सके वो नॉन कम्युनिकेबल है। जैसे मैंने कोई बात यहाँ बोली और आपके पास पहुँच गई, ये कम्युनिकेबल है जी। लेकिन कोई चीज़ मैं बोलूँ और आपके पास पहुँचे ही ना, हम यहाँ से हाथ पैर हिलाते रहें और आवाज़ ना पहुँचे, तो वो नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है। सो ब्लैक फंगस एनी वे इज़ नॉट कम्युनिकेबल। ब्लैक फंगस, फंगी क्या है? फंगी विकसित होती है, खुद पनपती है। यहाँ फंगी वहाँ की फंगी को बढ़ावा नहीं दे सकती। आप देखिए कि आपने कोई खाना रखा, खाना सामान्य खाना, पहले हम लोग क्या करते थे, बड़ी झाड़ियाँ होती थी, अब तो भाई सब कुछ कट के बिल्डिंग बन जा रही हैं। तो पहले हम लोग कैंट में जब रहते तो खेलते बहुत थे, हर मतलब छुट्टी के दिन तो खैर पूरा दिन खेलते थे, वैसे शाम को तो खेलना तय था। तो बरसात हो रही है और उसमें हम लोग चले जा रहे हैं चोर सिपाही बने हुए खेलने, तो उसमें कई बार ऐसा होता था कुछ ऐसी हर्ब्स के हम लोग इन कांटेक्ट या देखते थे कि जो हम लोगों को खुद भी लगता था कि अरे तो पहले देखी नहीं हमने कभी। तो बरसात के मौसम में वहाँ बहुत जगह कॉमन फंगी उगा करती थी। ठीक, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोगों ने 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा स्पेशली मशरूम के बारे में, वो भी एक फंगी है। और उसमें क्या पढ़ा हमने कि जब भी कोई नम जगह मिलेगी, मॉइस्ट जगह होगी, डार्कन होगी थोड़ी सी या डैम्प होगी, वहाँ पे उग जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। यानी इट डेवलप ऑफ इट्स ओन ओनली विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑप्टिमम आप माहौल दे दीजिए इसको, ये पनप जाएगा। सो इट इज नो वे कम्युनिकेबल, नो वे कम्युनिकेबल, राइट? गॉट माय पॉइंट? जैसे मुझे अगर है, भगवान नहीं करे, तो वो मुझे मेरी वजह से, और किसी और को है तो वो उसकी वजह से। सो इसका डेवलपमेंट इज बेसिकली, तो ये डेवलप एनवायरमेंटल बेसिस पे है। So what are the like conditions which it requires to develop? बेसिकली क्या है कि जो फंगी हैं, बेसिकली आप म्यूकर माइकोसिस के लिए बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, ब्लैक फंगस के लिए बात कर रहे हैं। जी हाँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो म्यूकर माइकोसिस है, इसको आप जाइगोमाइकोसिस भी कहते थे पहले। ठीक है, ओके। और जाइगोट लोगों को पता है कि ये क्या है, जो लोग साइंटिफिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो मेडिकल में हैं, सो दे नो इट ऑल, बट आई एम नॉट गोइंग डीपर इनटू इट। ये बेसिकली क्या है कि ये हम अगर देखें तो संपूर्ण विश्व में, जिसे हम विश्व कह रहे हैं, अब ब्रह्मांड में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम स्पेसिफिक अबाउट दिस धरती ओनली, राइट? हम क्या कहते हैं, यहाँ सब जगह वायरस है, सब जगह बैक्टीरिया है, वो दिखता नहीं है ना। बचपन में देखा होगा आपने, हम लोग जब साइंस के पहले टीचर के कम अक्रॉस हुए, छोटे थे, तो ये था कि भाई आप अपनी हथेली को देखिए, वहाँ बहुत वायरस हैं। अभी कुछ दिन पहले, कुछ 1-2 साल 4 साल 10 साल पहले पता लगा कि भाई कीबोर्ड में बड़े से वायरस होते हैं। फिर उसके बाद आया कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में बड़े से वायरस होते हैं। आप इसे हर जगह इस्तेमाल करते हैं, दिखते नहीं है ना। फिर हुआ कि दही कीड़ों से बनता है। जब छोटे थे तब की बात है भाई, तब इसी तरह, तब बड़ी जनरलाइज वे में बात होती थी, बहुत हर चीज़ की डायसेक्शन करके उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता था, है ना। पोस्टमार्टम से हम लोग डरते भी थे सब लोग कि क्यों किसी चीज़ में घुसे, जिस गली जाना नहीं है उस गली का रास्ता क्यों पूछा जा रहा है भाई। लेकिन अब सबके अंदर एक अलग तरह की एक, जैसे कहते हैं, एक उमंग है कि हम सब कुछ जान लेंगे। तो इसलिए उस नाते मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, मैं वो भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। तो ये ब्रह्मांड जो है, इसमें हर सांस के साथ आप हजारों लाखों, या मुझे तो नहीं पता कितना कहूँ, लेकिन अनगिनत बैक्टीरिया अंदर ले लेते हैं। या कभी किन्हीं शब्दों में अगर वायरस भी कह दूँ तो शायद वो भी सही हो जाए।
लेकिन बहुत सारे ना दिखने वाले सूक्ष्म जीव आपके अंदर चले जाते हैं हर सांस के साथ, और हर सांस के साथ आपके शरीर उनसे लड़ता है, हर एक सांस के साथ। आप विश्वास कर पा रहे हैं इस बात? हम और आप यहाँ पे जीवित होके बैठे हैं, बीमार नहीं हैं, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, वापस वही बड़ा टेक्निकल टॉपिक, सीधे सीधे क्या ना, हम लोग हेल्दी हैं। हर सांस के साथ हमारी बॉडी उससे लड़ रही है और जीत रही है। कभी आपने देखा है गला कैसे खराब होता है किसी का? बैठे हैं, अरे यार वहाँ बैठे थे अचानक से कुछ गला खराब हो गया, तो वो अचानक कैसे हो गया भाई? तुम तो बंद कमरे में बैठे थे या घर पे बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, दूध पी रहे थे, कुछ कर रहे थे या कुछ भी नहीं कर रहे थे, अचानक लगा कि कुछ हो गया। कैसे हो गया? वो हर सांस के साथ जा रहा था, हर सांस के साथ आपका शरीर उससे लड़ाई कर रहा था, एक सांस में लड़ाई आपका शरीर हार गया, तो वो वायरस, बैक्टीरिया है, जो भी आप कह लीजिए, वो विकसित हो गया। ये पहले तो समझ लीजिए आप, ठीक है? तो इस पूरे ब्रह्मांड में वो मौजूद है ना, सूक्ष्म तत्व जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो असल में मोटा मोटा आप देखिए तो हमने तो इस पे कब्जा कर रखा है, हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उदाहरण हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप देखिए तो इस पूरे ब्रह्मांड में वायरस, बैक्टीरिया, सब जीव भरे ही हुए हैं। इतनी बात समझ आ गई? उसी में ये फंगी भी है, ठीक है? बिल्कुल सर। हमने सांस ली, उस सांस के साथ अंदर जाता है, वो पनपने की कोशिश करता है, उसके पहले उसको मार दिया जाता है, खत्म, मैटर क्लोज। अब कैसे पनप रहा है लोगों में? आपने सुना अभी तक कि कोई आदमी सड़क चलते जा रहा था, रात में घर में सोया, सुबह उसको ब्लैक फंगस हो गया? ऐसा नहीं सुना ना अभी तक। तो क्यों ऐसा? क्योंकि आम तौर पे जो भी व्यक्ति, मैंने भी क्या कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमने इस धरती में एक्वायरिंग की हुई है जी, अपने को स्थापित किया है हमने, राइट, ठीक है? राइट। तो आम तौर पे ज़्यादातर लोग हेल्दी हैं, ठीक? वो लोग जो जिनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या जो स्वस्थ नहीं है, सरल शब्दों में, तो उन्होंने जब सांस ली और ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, कोई फंगस, उसके पार्टिकल मौजूद जो हैं, जो उड़ रहे हैं हवा में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपना अंदर गए, उसको हम मार के भगा नहीं पाए, नष्ट नहीं कर पाए, तो उसने अपने आप को रिजाइड कर लिया, स्थापित कर लिया। फिर आगे का खेल सबको पता है, उसने विकसित किया और अपने आप को कभी ब्लैक फंगस, कभी वाइट फंगस, कभी आजकल येलो फंगस चल रहा है, कुछ दिन बाद गुलाबी फंगस हो जाएगा। नाम के पीछे तो जाना नहीं है, एक नया इन्फेक्शन बनना शुरू हो गया। ये क्लैरिटी आप? जी हाँ। इट इज़ दैट वे सिंपल। ओके। बस सर, जैसे कि आपने अभी बोला कि अब नए नए फंगस आ रहे हैं और कुछ ना कुछ नया हमको सुनने को मिल रहा है कि वाइट फंगस आ गया है, तो क्योंकि है कोई चीज़ आ गई है, तो इसीलिए जानकारी ये भी करना चाहेंगे हम लोग कि ब्लैक फंगस एक्चुअली वाइट फंगस से कैसे अलग है। एक्चुअली दे आर नॉट द सेम। हज़ारों तरीके के फंगस होते हैं बेसिकली, और अच्छे फंगस होते हैं। आप मशरूम खा लेते हैं जी, पहली चीज़। तो ब्लैक फंगस जो है बेसिकली ये बड़ा रेयर, जो शब्द इस्तेमाल आजकल सब जगह हो रहा है वही शब्द मैं भी बोल रहा हूँ, रेयर बट सीरियस डिजीज है। वाइट फंगस इज नॉट दैट मच सीरियस, इट इज़ नो। लेकिन अब ये बात मैंने आपसे बोल दी, व्यूअर्स ने सुन ली। अब क्या, जब उनको वाइट फंगस होगा तो घर बैठे रहेंगे, इलाज तो फिर भी करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम लोग बात ना करें। ओके। हम हर एक ऐसी चीज़, हर एक ऐसे डेवलपमेंट, हर एक ऐसे नई चीज़ को जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं थी, उसको हम सीरियसली लें तो हम सुरक्षित हैं। अब कोई चीज़ है तो खुद ही खत्म हो जाएगी, भैया क्यों हो जाएगी? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस आर ऑल सेम फंगस, बट लीथैलिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, इनके डेवलपमेंट और ग्रोथ में थोड़ा फ़र्क है। अब जैसे येलो फंगस आया, अब येलो फंगस ह्यूमन के लिए यानी मैमल्स के लिए है ही नहीं, वो रेप्टाइल्स में मिलता है। अब क्यों आ गया? अब इस पर रिसर्च शुरू हो जाए, क्या फ़ायदा उससे? अरे जो व्यक्ति बीमार हुआ है उसका आप इलाज कराइए, अब फालतू की इधर, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आपसे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं व्यूअर से कह रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ सर। मैं टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं, क्यों कवर कर रहे हैं कि मिथ बस्टर्स, बिल्कुल सर, भ्रम। अब जैसे हमने कह दिया हाँ वो ज़्यादा खतरनाक है, वो कम खतरनाक है, तो आधे से ज़्यादा लोग सुनने जुट जाएंगे कौन ज़्यादा खतरनाक है। अब किसी को बोला वो ज़्यादा खतरनाक है, किसी को वीडियो बोला वो ज़्यादा खतरनाक है, अब वो उसी में जुट गए। तो मैं कह रहा हूँ फालतू के काम में क्या करना। कोई व्यक्ति बीमार हुआ,
उसको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन चाहिए, मेडिकल हेल्प उसको सीख कराइए और उसका एक प्रॉपर इलाज कराइए। Absolutely, sir. अब जैसे येलो फंगस की बात आई, अब येलो फंगस फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सरीसृपों में पाया जाता है, अब मैमल्स में होने नहीं चाहिए, आ गया तो अब आप उस आदमी से कहेंगे तुम जाओ वापस, तुम सरीसृपों में चले जाओ, रेप्टाइल में चले जाओ, नहीं पॉसिबल है ना। तो जो आपको क्लिनिकल इलनेस मिल रही है आप उसका प्रॉपर तरीके से उसको अटेंशन दीजिए, उसका इलाज करिए और जो उचित कार्रवाई है उस पर करिए। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस के डेवलपमेंट और सारी चीज़ों को लेकर के कि ये केवल और केवल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के जो लोग हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो कोविड-19 के ही मरीज हों। जैसे कैंसर के लिए भी इम्यूनो सप्रेसेंट ही दिए जाते हैं, ऑटो इम्यून जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए भी इम्यूनो सप्रेसेंट ही दिए जाते हैं। तो उनमें भी ये डेवलप हो सकता है उस स्थिति में जब वो पहले से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, क्योंकि वो ऐसी दवाएं खा रहे हैं और भगवान नहीं करे उन्हें कोविड हो गया, तो कोविड के दौरान भी कुछ एडेड इम्यूनोसप्रेसेंट उसमें डोज घटाई बढ़ाई जाएगी उनके बीमारी की गंभीरता को देखते हुए, तो वो लंबे समय से हैं और ज़्यादा होंगे। उस स्थिति में उनको ये बीमारी विकसित होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नंबर 1। नंबर 2, किन लोगों को है बहुत स्पेसिफिक कर लें। सबसे ज़्यादा ये मरीज़ विकसित होने के चांसेस हैं डायबिटीज़ के मरीज़ों में, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों में लंबे समय से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कॉम्प्रोमाइज़ होती है ब्लड शुगर फ्लैक्चुएशन से। इसको ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। और ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी डायबिटीज़, जो लोग डायबिटीज़ को स्पेशलाइज करते हैं उनमें भी एक क्लास ऑफ स्पेशलाइजेशन ऐसा है जो केवल ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी को स्पेशलाइज करता है। तो बड़ा टफ टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, इसको बड़े आसानी से ऐसे समझिए कि एस्टेरॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो यूज़ किया जा रहा है उसको उतने ही समय तक करें जितने समय तक आपका एक्सपर्ट डॉक्टर बताए, नॉट डॉक्टर। मैं बता दूं आप 20 दिन खा लीजिए, मत खा लीजिए, क्यों खा लेंगे, नहीं खाइए। जो उस चीज़ में स्पेशलाइज कर रहा है केवल उस डॉक्टर की बात सुनिए कि कितने दिन तक एस्टेरॉइड्स को हम यूज़ करें। मुझे पता है, मैं बता क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं फिर आधे ज़्यादा लोग उतने दिन करेंगे, फिर कहेंगे वो तो उन्होंने बताया था, फिर उसमें डोज खुद ही तय कर लेंगे। अब मतलब वो डोज काम ही नहीं कर रही उसमें। सो इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड कि लंबे समय तक या ऐसे मरीज जिनकी शुगर फ्लैक्चुएट बहुत करती है, 150 थी फिर 400 हो गई, फिर लो होकर के 80 पहुँच गई, फिर बड़ी 300 पहुँच गई। तो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी के पेशेंट्स या जिनकी शुगर बहुत पुअरली मैनेज्ड है वो मरीज, बहुत लंबे समय से इम्यूनोसप्रेसेंट्स में हैं, ऐसे मरीज जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इन सारे लोगों को इस तरह के फंगस डेवलप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अन्य लोगों को कितने चांसेस हैं? 0 चांसेस हैं। हो जाए तो भगवान ही मतलब बताया कि क्यों हुआ, अन्यथा हम लोग इतने सालों से तो उसी से लड़ते आ रहे हैं। हम लोग स्वस्थ हैं कि नहीं है? बिल्कुल। आप भी स्वस्थ हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो भी स्वस्थ हैं। फिर भी अगर होता तो वो एक अलग विषय है चर्चा का, लेकिन किसी स्वस्थ व्यक्ति में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस विकसित होने के चांसेस लगभग 0 हैं। थैंक यू सो मच। तो होपफुली हम लोग डर खत्म कर पाए। जी हाँ सर, बिल्कुल। सर, a general question, but a very important one. During these times, what kind of food should be consumed? Please guide us. ये तो वैसे मतलब एरिया मेरा नहीं है, मैं खाना मना क्या करना है वो उसमें स्पेशलाइज करता हूँ, क्योंकि बीमारी ओरिएंटेड क्या खाना है उसको बहुत ज़्यादा बताने की बजाय मुझे बस इतना बताना है कि आप कोई भी खाना खा सकते हैं जो खाना है, ट्रेडिशनली खाने के रूप में जाना जाता है। सपोज बर्गर इज़ नॉट आवर फूड, तो अगर वो आप खा रहे हैं तो आप कुछ तो खा रहे हैं लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं। क्लैरिटी है? ओके सर, ठीक है। अब जैसे लॉकडाउन खुला या होम फूड डिलीवरी शुरू हुई तो भगवान जाने क्या क्या खाया जा रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है जो आप खा सकते हैं लेकिन वो खाना नहीं है। तो जो आपका सवाल है, टू बी मोर प्रिसाइज टू दैट क्वेश्चन, जो ट्रेडिशनली इज नोन एज अ फूड यू कैन टेक इट, ट्रेडिशनली समथिंग इज नॉट नोन एज अ फूड, डोंट टेक इट। ओके, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस्ड फूड एंड होममेड फूड। ऑलराइट, नंबर 1। नंबर 2, मैं 1-2 ऐसे खाने के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो आपको म्यूकोरमाइकोसिस से, जो ब्लैक फंगस है, इससे बचने में इकलौती चीज़ जिसका नोन है बचने में, इलाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि वो लोग वही खाना शुरू कर दें, दैट इज करक्यूमिन। करक्यूमिन इज समथिंग दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल और हैज शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन
प्रिवेंटिंग और प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डेवलपिंग ब्लैक फंगस। Okay, sir. ठीक है, तो उसके एजेंट्स हैं, बाजार में मिलते हैं, आप उन चीज़ों का सेवन एडवाइज्ड क्वांटिटी में जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा उससे पूछ के कर सकते हैं। वो एक तो हेल्पफुल है। दूसरा, आप ये ध्यान दें कि जो थाली है आपकी उसमें खाना खा रहे हैं आप या पेट भर रहे हैं उससे, ये भी एक बड़ा मतलब टेक्निकल विषय है। इसके ऊपर भी अभी बात हो रही थी तो ये हुआ कि हम लोग एक टॉपिक पूरा कवर करेंगे। आमतौर पे माना जाता है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो 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 विकासशील देश हैं उनमें हम खाना नहीं मिलता हमको, उसमें पेट भरा जाता है। अच्छा, जैसे एक छोला चावल, एक प्लेट छोला चावल दे दो तो खा लिया हमने छोला चावल। अब वो छोला चावल कहाँ से खाया, किस क्वालिटी का खाया, 10 रुपये मिल गया, महंगा वो तो 20 रुपये मिल गया। आप सोच के देखिए कि आप 20 रुपये में खाना खाना संभव है, और अगर इतना आसान था 20 रुपये में खाना खाना तो सेब 100 रुपये किलो क्यों मिलता है, और 3-4 सेब चढ़ते हैं उसमें, 5 सेब चढ़ जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि खाना और पेट भरना ये दो अलग अलग विषय हैं, ठीक है। और खाना इतना टेक्निकल टॉपिक है कि आप देखिए कि आम तौर पे एक स्टडी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसमें डिजीज़ का ग्लोबल बर्डन देखा जाता है, डिजीज़ का सोशो इकोनॉमिक बर्डन देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें। उसमें ये भी देखा जाता है कि जो टोटल आबादी है आम तौर में एक रफ आइडिया में जितना पैसा वो कमाती है उसका लगभग 60% पैसा खाने में खर्च हो जाता है। यानी खाना बड़ा टेक्निकल है, ये लाना है, वो बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना। तो मैं इसलिए बहुत प्रिसाइज होकर कहना चाहता हूँ, करक्यूमिन एजेंट्स के लिए थोड़ा सा कोशिश करें आपको मिले। दूसरा, हल्दी में होता है ये, ठीक है, और करक्यूमिन एजेंट्स बाजार में मिलते हैं, आप खरीद के भी खा सकते हैं उसको, फॉर्मुलेटेड होते हैं। और दूसरा, जो ट्रेडिशनली नोन खाना है उसको आप खाएं, जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। स्वस्थ होंगे तो इम्यूनिटी बिल्ड होगी, इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी तो आप बीमारी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। ये कोई डायबिटीज नहीं कि आप कोई ये तरीके अपना लीजिए तो डायबिटीज नहीं होगी, ये संक्रमण है। संक्रमण के पास जाएंगे या संक्रमण के संपर्क में आएंगे तो संक्रमित होके रहेंगे। संक्रमण से आप बच नहीं सकते, संक्रमण से आप ठीक हो सकते हैं जल्दी, ठीक। और बचने के जो उपाय हैं वो तो हम लोगों ने कोविड-19 प्रोटेक्टिंग टूल किट डिस्कस कर रखी है पिछले एपिसोड में, उसका लाभ। Absolutely, sir. So, thank you so much, sir. Thank you. We'll be covering a few more topics as mentioned by you, and we have a few more episodes which are coming. So, till then, with this we come to the end of our episode. Until then, stay tuned, stay connected, and stay safe.